नाउ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। वेक्टर का भी चीज हम समझाएंगे। ये एक चार्ज है, दैट इज द Q1 चार्ज। सपोज दिस वन इज द Q2 चार्ज एंड इट्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन, दैट इज द R1। पोजिशन वेक्टर क्या होता है कि हम लोग ओरिजिन से उस जगह के पॉइंट को अगर अटैच करते हैं तो वो दैट, ये होता है आपका पोजिशन वेक्टर। ठीक है। सिमिलरली इफ वी अटैच दिस पॉइंट विद द ओरिजिन, so this is the we termed as a R2 vector. Okay, now here is the separation between the two charges. Okay, separation between the two charges. अच्छा, एक चीज बताइए आपका, Q2 पर Q1 के चलते एक फोर्स लगेगा, क्यों इसको रिपेल करेगा। मान लेते दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो रिपेल करने पर किधर, इधर एक फोर्स लगेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, F21, क्या मतलब है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसके चलते माने Q1 के चलते, एक नंबर पार्टिकल के चलते दूसरे पर कितना फोर्स लग रहा है। सिमिलर वे इसके कारण ड्यू टू Q1 पर भी एक तो चार्ज फोर्स लगेगा, तो कितना लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसको वेक्टर फॉर्म में करते हैं। ठीक है। अच्छा, दो फोर्स लग रहा है, फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर कैलकुलेशन तो लाजमी है, नेसेसरी है। करेंगे किसको, कैसे। सो पहले इस पर काम करते हैं। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन हम लोग निकालेंगे, और सिमिलरली इसको भी इसी तरह से निकालने वाले हैं। तो एक चीज बताइए, यहां पर अगर हम देखें, इसमें थोड़ा सा ये लिखने का तरीका समझ लेते हैं कि R12 का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए, ये होगा R12 का मतलब है, दिस इज द पोजिशन, यहां पर R12 1 से 2 की तरफ, तो हम लोग लिखते हैं कि कैसे, R2 माइनस R1। ये कैसे लिख दिए भाई, R1 माइनस R2 क्यों नहीं किए, या R1 प्लस R2 नहीं क्यों किए। तो इसके लिए हमें ट्रायंगल लॉ, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ हमें यूज करना होगा। क्या होता है ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ ये था, देखिए ये एक ट्रायंगल है, दिख रहा है, हाँ जी। तो इस ट्रायंगल लॉ में क्या था, ये R1 है और इधर है R12 है, और यह इधर इस तरह से है आपका R2 है। तो ट्रायंगल लॉ में था कि दो वेक्टर का एडिशन वो इसके बराबर होगा। कैसे समझ रहा कि ये इक्वल टू ये, कैसे हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं वेक्टर की स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े हुए थे कि वेक्टर, ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं दिस इज द OA एंड दिस इज द B। OA एक वेक्टर है जिसका टेल है, दिस वन इज द टेल, और ये हो गया इसका एरो जिस साइड में जाता है, दिस वन इज द हेड। ठीक उसी तरह से हम लोग दो तरीके से एडिशन पढ़े हुए थे वेक्टर ट्रायंगल लॉ में। तो ट्रायंगल लॉ में था कि भाई हेड के साथ टेल का कनेक्शन होना चाहिए, एक वेक्टर का हेड टेल कनेक्शन। क्या मतलब है समझते हैं थोड़ा सा, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए, इस वेक्टर के लिए, OA वेक्टर के लिए हेड कहां पर है, तो दिस इज द हेड पोजीशन। कैसा हेड समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई इसका एरो का है, इधर इस तरह से लगा हुआ है, और ये एक वेक्टर है, AB कोई वेक्टर है। AB वेक्टर का कौन सा हेड है, कौन सा टेल है, चूंकि एरो इधर है तो डेफिनेटली दिस वन इज द हेड, और इसका ये टेल होगा। एम आई राइट, हाँ जी। तो हेड दिस इज द हेड,
इस वेक्टर के लिए ये हेड और इस वेक्टर के लिए ये टेल। सो हेड टू टेल कनेक्शन अगर है तो आप वेक्टर एट ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसका क्या था कि दो वेक्टर का सम दैट विल बी आर्ट। और ये तरीका क्या है कि अगर हम साइक्लिक, देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है, साइक्लिक ऑर्डर में जा रहा है। R1 का एरो इधर है, R12 का भी एरो इधर है, लेकिन R2 का एरो कुछ अलग है। सो दिस विल बी रिजल्टेंट। दो वेक्टर का एडिशन हम लोग इस तरह से पढ़े हुए थे। सो R12 प्लस R1, this is the R1 plus R12 is equal to R2. Am I right? So R12 is equal to हो जाएगा R2 minus R1. Am I right? So that's why I have written R2 minus R1. जान लो इस तरह से कि जब R12 1 से 2 की तरफ जाए, 1 से R12 यानी 1 से 2 की ओर जाए, तो हमें लिखना होता है R2 minus R1। अगर हम बताना चाहें कि R41 ऐसा कुछ कहें तो हम लोग क्या कहेंगे, तो बाद वाला यानी R1 माइनस R4 है ना। जैसे यहां पर क्या हुआ था, बाद वाला यानी R2 माइनस R1, ठीक उसी तरह से। एनीवे, सो हम लोगों ने यहां पर उसी तरह से इस चीज को देखा। अच्छा, आप यहां पर तो ये कह सकते थे, देखिए आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे तो वो तो आप बताएंगे ही कमेंट में, लेकिन मैं एक बच्चे के मन में जो जो सवाल आ सकते हैं मैं ट्राई कर रहा हूं कि वो सारे सवाल आपके सामने रखूं। ओके, तो R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो हम लोग देखते हैं, पहले F21 कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा हाँ, मैंने ये पूछा कि R12 क्यों लिखे, R21 इसको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यानी 1 नंबर इस पर फोर्स लगा रहा है, यानी एक नंबर पार्टिकल इस पर फोर्स लगा, तो इसका जो भी इफेक्ट है, इस पर दे रहा होगा। तो इसका इफेक्ट कहां से चल रहा है, इफेक्ट कहां से उठ के चल रहा होगा, एक नंबर से उठते हुए 2 नंबर की तरफ जा रहा है, एक नंबर से उठते हुए 2 की। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन R12। अगर ऐसा करते हैं कि 2 नंबर से उसका इफेक्ट एक नंबर की तरफ या 3 नंबर की तरफ या 5 नंबर की तरफ, तो हमको उस तरह से लिखना किधर से हो रहा है। तो यहां पर तो हम लोग लिख रहे हैं फोर्स ऑन 2, ये इसको हम लिख देते हैं एक बार, फोर्स ऑन 2 पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एक नंबर की तरफ, तो एक नंबर से उठ के चल रहा होगा। ठीक है, इसको आपको दिखाना नहीं है, मैंने इसको सिर्फ समझाया अभी। तो क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस R12, लेकिन R12 का स्क्वायर। यहां पर एक चीज है, वेक्टर के जब काम करेंगे तो उसका, अब इसका फोर्स किधर जा रहा है, आप कहेंगे सर टुवर्ड्स दिस वन या इधर, तो ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं कि सर नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ या नॉर्थ ईस्ट जा रहा है या 30 डिग्री, ऐसा अभी नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि इसको दिखाने का तरीका है टुवर्ड्स यूनिट वेक्टर। भाई यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दो, यूनिट वेक्टर बता देगा कि किधर की तरफ इसका फोर्स है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, R12 यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट की अगर नहीं पता है, थोड़ा सा फिर इसको हम बता रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जैसे बड़ा अच्छा सा है कि यूनिट वेक्टर ये बतलाता है कि R12 का मतलब है ऐसा, यूनिट वेक्टर को इस तरह से दिखाते हैं। तो ये होता है R12 ये वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा जी, उसका मैग्नीट्यूड यही होगा, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ना, फ्रॉम नेम इट इज क्लियर दैट द, अगर यूनिट वेक्टर अगर होता है तो दैट इज द, वो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिलहाल इसके अक्रॉस आपका है, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग दिखाएंगे क्या, ये वाला फॉर्मेट लिख देते हैं।
So it will be 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 स्क्वायर इंटू, इसको लिखेंगे तब r12 डिवाइडेड बाय r12 का मैग्नीट्यूड. सो फाइनली इट विल बी 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 बाय r12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर ऑफ r12. Is it clear? And towards this point. Now we have to calculate force. ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, force on 2 due to 1. Is it okay? Now we have to calculate force 1 2. वो लग रहा है उसके ठीक अपोजिट में, तो हम लोग इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखते हैं. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. अब इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा, यानी फोर्स ऑन 1 पर फोर्स लग रहा है, किसका इफेक्ट होगा? 2 का इफेक्ट होगा, 2 नंबर का इफेक्ट होगा. तो इफेक्ट कहां से चल के आ रहा होगा? ऐसा 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 ऐसा. उसके बाद यहां पर तो 2 से 1 की तरफ चल रहा होगा. इसके लिए हमें, इसलिए इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना होगा, आपको अलग से थोड़ा सा और एक बार दिखा देना होगा कि यहाँ पर कि इसका डायरेक्शन 2 से चल रहा है ना, 2 से उठ के चल रहा है. तो यानी यहाँ पर लिखना होगा 2 से उठ के चल रहा है, टुवर्ड्स किधर की तरफ जा रहा है? r21. इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा? आप देखिए वेक्टर का जो है एडिशन लॉ क्या हो जाएगा? कौन सा? इसको कर सकते हैं? नहीं, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में ऐसा करते जा रहा. ठीक है, तो लिखेंगे क्या? r2 plus r21 is equal to r1. Yes, and that is equal to r21 is equal to r1 minus r2. और हमने अभी बताया कि r21 बाद वाला r1 minus r2. हाँ जी, समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये r1, तो हम इसलिए इसको लिखेंगे क्या? 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r that is equal to r21 whole square and the unit vector of this one. And similarly एकदम वही चीज आने वाला है, सिर्फ हम लोग क्या करने लिखेंगे? 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2, और हम लोगों ने इसमें r21 का हमने दिखाया था यूनिट वेक्टर को रख रहे हैं, तो क्यूब आ रहा है, और इंटू r21 का मतलब हो गया ये r21 वेक्टर. देख लीजिए ये यूनिट वेक्टर है, ये ओनली वेक्टर है. ठीक है, तो ये r21 ये आपका हो गया f12. दोनों में अब थोड़ा क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि चूंकि हमें पता है कि r12 से और r21 से हम डील कर दे रहे हैं. ठीक है ना, r12 का डायरेक्शन जो था r21 डायरेक्शन से अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है. तो हम लोग कह सकते हैं कि r12 और r21 का डिस्टेंस तो उतना ही है, इतना ही, ऐसा तो नहीं ना कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दें तो डिस्टेंस तो नहीं बदला, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला. सो r12 एंड r21 दैट विल बी सेम बट with the opposite sign, negative sign. Am I right? So in similarly, so f12 is equal to minus f of 21. Minus indicates only that is the direction of the force or direction of the position vector that will be opposite to the another one. ठीक है ना, तो यानी फोर्स, दोनों फोर्स जो होंगे, इधर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का अमाउंट तो सेम होंगे बट मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बट डायरेक्शन दैट विल बी डिफरेंट. हाँ दिख भी रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स उधर लग रहा है, अमाउंट विल बी सेम. तो कहेंगे कि भाई ठीक है, एक इधर जा रहा है, चूंकि अमाउंट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है. अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो उधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों इधर से भी 5 न्यूटन उधर से भी 5 न्यूटन. सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट.
कोई ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो तब वो हो सकता है, लेकिन ये तब हमें ये यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कोई दो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इक्वल अमाउंट में, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं होता है, स्टैटिक रहता है। समझ में आ रहा है कि इसके कारण से स्टैटिक, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये इस पर ही फोर्स लगा, दोनों के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसके कारण से हम वो स्टेबल है, स्टैटिक में है। ओके, सो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा एक सवाल लेकर हम सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, suppose one charge q1, that is the 2 coulomb, okay, and its position vector is given, that is the coordinate is given, suppose that is the 3, 1, 2, and q2 has a that is a, suppose this one is the 4 coulomb and its position vector is -1, 2 and 3, suppose I am given just randomly, how can we calculate, है ना। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दो चार्ज है, ये Q1 है और यहां पर है Q2। सो दिस इज द R1 एंड दिस वन इज द R2। इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन 3, 1, 2 एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज -1, 2, 3। सो एट फर्स्ट पूरा वेक्टर है, इसमें नया कुछ नहीं है, सिर्फ वेक्टर पढ़ना है आपको। इसमें वेक्टर इसलिए स्ट्रॉन्ग करना होगा, वेक्टर आपको किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग करना हम डेफिनेटली करवाएंगे। आपको भी थोड़ा सा पिछले वाले जो भी वेक्टर के चैप्टर्स हैं उसको थोड़ा सा पलटना होगा, बीच बीच में हम सारे करते जाएंगे। एनीवे, बताइए इसको क्या लिखेंगे, R12 या R21? इसको लिखेंगे R12, 1 से 2 की तरफ जा रहा है। एनीवे, तो लिखते कैसे R12, हाउ कैन वी फाइंड द R12? R12 that is then equal to R2 minus R1, am I right? So what is the R2? R2 is equal to -1, so इसको लिखते हैं -I plus 2j plus 3k, minus R1, what is the R1? R1 is equal to 312, so we can write here 3I plus j plus 2k, am I right? So that is equal to -1 -3 minus 4i, 2j minus j plus j, 3k minus 2k, so that is the plus k. So that is we can find the R12. Okay, similarly R21 फाइंड आउट करना है। अगर R21 तो ये वाला हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा R1 minus R2, so we can write here 3i minus प्लस यानी प्लस 4i। देखिए हमने बताया था इतना करने की जरूरत नहीं है, हमने बताया था R12 R21 तो एक ही होता है, साइन चेंज कर दो, है ना। तो -4 है यानी हो जाएगा 4i माइनस जे और माइनस के, ठीक है। R12 R21 हम लोग निकाल लिए। अब जो है हम लोग निकालेंगे फोर्स 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका एंड Q1 Q2 पल लिख देते हैं, Q1 Q2 बाई R21 इंटू R21 वेक्टर। ऐसा ही था, 1 2 था तो यहां पर 2 1 था, याद रहना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 वी नो दैट इज व्हाट इज द Q1 Q2, 2 इंटू 4। R12 मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या हो सकता है भाई, इसका R12 का हो, दोनों का तो एक ही होगा,
मैग्नीट्यूड हो जाएगा -4, सो -4 का स्क्वायर यानी 16, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √18। 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसका मतलब हो गया 3√2। ओके, सो हेयर वी कैन राइट हेयर 3√2 होल क्यूब and R21 that is the we have to put here only for I minus j minus k। कैलकुलेशन करिएगा वो वेक्टर के फॉर्म में, यानी इतना के में मान लेते हैं कि ये कुछ भी वैल्यू आएगा। सपोज दैट इज द, हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज द आपका आ रहा है कि m, ये पूरा वैल्यू मान लेते हैं, ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद m आ रहा है, तो m इंटू 4i माइनस जे माइनस के, बहुत ज़्यादा होगा तो 4mi माइनस एम जे माइनस एम, सो फोर्स 12। उसी तरह से जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा F21। अंडरस्टूड? ओके, तो ये एक तरीका होगा कि हम लोग इसको निकालने का तरीका। अब आते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि मल्टीपल फोर्सेस, हमने अब 2 पॉइंट के लिए बात किया, मल्टीपल अगर फोर्सेस आ जाए तब क्या करेंगे? ठीक है, एक करके देखते हैं। फॉर मल्टीपल फोर्सेस कुछ है नहीं इसमें, बहुत कोई बोलते हैं कि इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम भारी भरकम एक वर्ड यूज़ करते हैं, हम अभी कर दे रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। तो ये यूज होता है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसलिए यूज कर दे रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि भाई सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, तो आपको जानना है। आप हो सकता है चीज़ों को जानते हैं, टर्म को नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसलिए टर्म को बता दे रहे हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है। सुपरपोजिशन क्या होगा नहीं होगा, तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब क्या कि टोटल फोर्स, अगर मल्टीपल फोर्सेस है इसका मतलब 2 से ज़्यादा फोर्स होंगे, 2 3 4 5 10 जो भी फोर्स होंगे, तो यानी टोटल नेट फोर्स दैट विल बी F1 वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? कहीं कोई हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर नॉर्थ में जा रहा है और एक साउथ में जा रहा होगा, तो नॉर्थ और साउथ में अगर इक्वल अमाउंट का फोर्स होगा दैट मीन्स यानी कोई फोर्स नहीं, एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा हमेशा 0 नहीं होगा कि जो भी मान लेते हैं कि अब बड़ा, जैसे हम लोग वेक्टर एडिशन में ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में जानते हैं, तो हम लोग को क्या होगा कि अगर मल्टीपल फोर्सेस है तो F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, उसको हमको जस्ट ऐड करना है। वो भी किस तरह से ऐड करना है? वेक्टरली एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन समझ में आ रहा है कि आपको वेक्टर का इंपॉर्टेंस जो है कितना ज्यादा बढ़ चुका है, वेक्टर एडिशन। तो हम लोग कैसे करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर है और इक्वल अमाउंट में मान लेते हैं दिस द ABCD और इसका लेंथ है A है, डेफिनेटली ऑल साइड्स आर A, और इसका मान लेते हैं इक्वल चार्जेस है Q Q Q Q, ऑल इक्वल चार्जेस। हमें बोला गया है कि भाई आप निकालो कि फाइंड फोर्स ऑन C, पॉइंट C, ठीक है, ये निकालना होगा, बस इतना ही बोल दे, फाइंड फोर्स ऑन C। तो इसके ऊपर कौन कौन चार्ज लगाएगा? तो इसके बगल का जो है दिस इज द पॉइंट चार्ज,
दिस इज द पॉइंट चार्ज। सो ये इसके ऊपर आएगा, कैसा होगा, दोनों ही इक्वल है, तो इसको इधर एक फोर्स लगाएगा। हमने मान के चला, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। रिपेल करेगा इस तरह से, ये भी इसको रिपेल करेगा किधर, नीचे की तरफ। सो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। और ये भी तो लगाएगा, तो ठीक है, तो इधर भी लगाएगा। सो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तीनों लगाएगा फोर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये कितना होगा, √2a, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, दैट इज द √2 इंटू ए। ठीक है, √2 इंटू ए। अच्छा, एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में उसके बाद बताते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो एफ सी डी निकालेंगे क्या, अच्छा ये इसका मतलब ओनली मैग्नीट्यूड की हम बात अभी कर रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट कर रहे हैं, के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। कौन सा, सी डी ना, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द दिस वन, सो दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फोर्स ऑन सी बी, के इसका भी वही होगा, के क्यू बाई ए, सो दैट इज इक्वल टू अगेन के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एंड फोर्स ऑन सी ए, ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है, √2a, √2a का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। राइट। अच्छा, हम एक काम करते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम लोग सिर्फ एफ कर दे रहे हैं, एफ अभी एफ से कर रहे हैं, एफ, इसको भी एफ, ये कितना हो जाएगा तब, f/2। तीनों फोर्स को हम लोग निकाल दिए, f/2। अब देखो, इसको करने का जो तरीका होगा, ये दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आप इसमें रेजुलेशन ऑफ वेक्टर लगा लो, या फिर लगा लो कि जो आपका दो वेक्टर का एडिशन कैसा होता है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। मैं दिखा रहा हूं कि कैसे इसको करेंगे। देखिए, मैं दोनों ही तरीके करने का ट्राई कर रहा हूं, और आप बताना कि कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है, उसके हिसाब से आप करना। तो पहला अप्रोच हो रहा है, फर्स्ट अप्रोच हम कर रहे हैं, फर्स्ट कि दो वेक्टर का एडिशन, पैरेललोग्राम में हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो वेक्टर का एडिशन, हम थोड़ा सा याद दिला रहे हैं कि क्या होता है अगर दो वेक्टर है, अगर ऐसा वेक्टर था और एक वेक्टर ऐसा था, तो उसका रिजल्टेंट करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करते थे, और रिजल्टेंट कुछ यहाँ से निकलता था, और R इज इक्वल टू होता था a² प्लस b² प्लस 2ab और cos थीटा। cos थीटा कौन सा होता है, तो ये पहला से ये रिजल्टेंट का जो एंगल कहते हैं, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, इसे क्या कोरिलेट कर रहे हैं, हम लोग को तीन वेक्टर देखने को मिल रहा है, एक ये वेक्टर FCD, FCA, FCB। फिलहाल हम कर सकते क्या कि दो वेक्टर को पहले ऐड कर लेते हैं, इन दोनों, यानी फर्स्ट ये और ये वाला वेक्टर को
इसका रिजल्टेंट, अच्छा इसका रिजल्टेंट कहाँ पर होगा, इसका रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, यानी एफ सी डी का और एफ सी बी का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इधर से आया होगा। और फिर इसका एक एफ सी ए है, पता नहीं ये एंगल क्या होगा, हमें अभी पता नहीं है। और एफ सी ए क्या होगा, इसका अगर साथ में ही होगा तो इसके साथ जोड़ देंगे। अगर एफ सी ए अगर ऐसा होगा तो दोनों को जोड़ करके हम लोग रिजल्टेंट निकाल देंगे। तरीका मेरा ये रहेगा, ठीक है। पहला एक तरीका, दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। तो हम लोग करते कैसे, इसको देखिए। तो हम दोनों के लिए FCD और FCB के लिए अभी बात कर रहे हैं। FCD और FCB के लिए बात, उसका रिजल्टेंट हमने R1 माना, ठीक है। सो R1 इज इक्वल टू FCD प्लस FCB। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था, F था। तो हम लोग लिखेंगे क्या, F स्क्वायर, दिस इज द A, दिस इज द B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2F इंटू F इंटू कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और cos 90 सौभाग्य से 0 होता है। तो इसका मतलब हो गया √2F स्क्वायर ओनली, इसका मतलब √2 इंटू F, ये R1 का वैल्यू, ठीक है, ओके। दोनों के बीच में एंगल कैसे निकलेगा, दोनों के बीच में जो एंगल निकलेगा वो हो जाता है FCD बाई FCB, ठीक है, एंड यानी 45 डिग्री। 90 का हाफ, चूंकि दो अगर इक्वल, जान लीजिए दो अगर इक्वल अगर वेक्टर रहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड R1 जो है उसका एंगल क्या है, उसका बाइसेक्ट करेंगे। मान लेते हैं अगर ये 60 था रहा तो उसका 60 का हाफ करते हैं 30 में उसका रिजल्टेंट जा रहा होगा। फिलहाल इन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो उसके बीच में कहाँ से जाएगा, वो 45 में, उसका हाफ में चला जाएगा, तो 45 डिग्री में। और ये जो एंगल आ रहा है ये बताइए तो कितना एंगल क्रिएट कर रहा होगा। थोड़ा सा ज्योमेट्री में हम लोग जा रहे हैं, तो ये 90 पता है, ये 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, है ना। 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, यानी FCA 40 है, यानी R1 भी 45 पर था और FCA भी 45, यानी दोनों एक ही जगह होता। अगर मान लेते हैं 50 डिग्री रहता तो कुछ इधर से पास कर रहा होता FCA, है ना। फिलहाल जो है दोनों एक ही में है, कोई दिक्कत नहीं। तो F नेट जो होगा, F नेट क्या होगा कि दोनों को √2F प्लस FCA का वैल्यू शायद कितना था, F/2, एम आई राइट। तो कितना हो जाएगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, तो यानी F का मतलब हो गया, F कॉमन ले लिए, √2 प्लस 1/2, यानी यहां से हो जाएगा F 2√2 प्लस 1/2, ये F नेट आया, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। और इसका एंगल कितना होगा, एंगल तो भाई वही एंगल पर है ना, तो एक्स एक्सिस से कितना है, 45 डिग्री, तो ये तो समझ में आ रहा है, F नेट 45 डिग्री एंगल। ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका जाते हैं रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि उसको मैच कराना होगा कि F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा F 2√2 प्लस 1/2, ठीक है। दूसरा अप्रोच हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। सेकेंड अप्रोच जो है वो एक्चुअली होता है रेजुलेशन ऑफ वेक्टर से कर रहे हैं। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स, इसका क्या तरीका है थोड़ा सा बता देते हैं। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है, रेजुलेशन का मतलब कि कोई भी चाहे कितना 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो फोर्स है, उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक
एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो देखिए यहां पर 3 फोर्सेस था, तो इसका एक्स कंपोनेंट, एफसीडी का एक्स कंपोनेंट क्या है भाई, यही है। एफसीडी का एक्स कंपोनेंट क्या है, तो एक्स कंपोनेंट ही है। एफसीबी का वर्टिकल में लग रहा है। जो भी हम तोड़ते हैं ना, रेजुलेशन किसका निकालते हैं, रेजुलेशन निकालते हैं जो कोई वेक्टर कोई एक एंगल से रहा हो, एंगल से। तो ये देखिए एक एंगल से, कितना एंगल है हम लोगों ने पढ़ा भाई, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एफसीए को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज द एफसीए कॉस 45 डिग्री और ये एफसीबी साइन 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक्स एक्सिस में अगर हम पूछे कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी एक्स कंपोनेंट में कितना है, एक एफ सी डी है और एक है एफ सी ए कॉस 45। am I right? तो 2 कंपोनेंट है, एक एफ सी डी है और एक है एफ सी ए कॉस 45 डिग्री। वैल्यू कितना है, एफ सी डी का वैल्यू था शायद एफ, और एफ सी ए का वैल्यू कितना था, मिटा दिया हमने, f/2 शायद था ना, f/2 यानी f/2 और cos 45 होता है 1/√2, यानी हो गया f अगर कॉमन लेते हैं यानी 1 + 1/2√2, ये पहला fx आ गया। सिमिलरली fy भी निकालते हैं। fy क्या हो जाएगा, fcb प्लस fcb साइन, अरे ca होगा है ना, FCA साइन 45 डिग्री। FCB कितना होगा, FCB था F अब प्लस F/2 इंटू साइन 45 भी 1/√2, तो सेम वैल्यू विल कम यानी F 1 + 1/2√2। ठीक है, अब जो है fx और fy निकालने के बाद हर एक चीज में fx और fy ने एक्स कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालें, यानी उसके बाद हम लोग निकालेंगे f नेट। f नेट इज इक्वल टू हो जाएगा √fx² प्लस fy²। तो दोनों ही देखिए सेम है, सेम चीज है, तो हम लोग इसको निकाल सकते क्या है कि f 1 + 1/2√2 और इंटू √2 fx² प्लस fy² करने पर इतना ही आएगा √2। अच्छा, तो f यानी हो गया 2√2, इसका एलसीएम 2√2 + 1 और √2। am I right? तो √2 खत्म, यानी हो गया f इज इक्वल टू 2√2 + 1/2। सेम चीज आ गया। हाँ जी, तो आप इंडिपेंडेंट है कि आपको कौन सा है, दोनों ही आपको याद रखना। किसी जगह पर जो है पहला अप्रोच बड़ा इफेक्टिव रहता है, किसी जगह पर जो है सेकेंड अप्रोच इफेक्टिव, तो आप दोनों ही तरीका आपको लेकिन जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कोई भी वेक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। उसका रिजल्टेंट कैसे निकालना होगा, मल्टीपल फोर्सेस अगर होगा तो निकाल सकते हैं। ओके।